हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकाले के बारे में। हाँ जी दोस्तों, वही मैकाले जिसने इंडियन एजुकेशन एक्ट को लाया था और भारत के अंदर आज भी उसी का एजुकेशन सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। मैकाले का नाम हम अक्सर सुनते हैं, मगर ये था कौन, इसका उद्देश्य और विचार क्या थे, आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैकाले का पूरा नाम था थॉमस बिंगटन मैकाले। अगर ब्रिटेन के नज़रिए से देखें तो अंग्रेज़ों का ये एक अमूल्य रत्न था, एक उम्दा इतिहासकार, लेखक, प्रबंधक, विचार और देशभक्त। इसलिए इसे लॉर्ड की उपाधि मिली थी। लॉर्ड मैकाले इसे कहा जाता था। इसे लॉर्ड मैकाले कहे जाने लगा। अब इसके महिमा मंडन को छोड़ में इसके एक ब्रिटिश संसद को दिए गए प्रारूप का वर्णन करना उचित समझूंगा, जो इसने भारत पर कब्जा बनाए रखने के लिए दिया था। 2 फरवरी 1934 को ब्रिटेन की संसद में मैकाले की भारत के प्रति विचार और योजना, मैकाले के शब्दों में, ये भारतीय संसद में जब मैकाले ने लाया था एजुकेशन एक्ट, उस टाइम पे ये स्पीच उसकी ही शब्दों में मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। मैं भारत में काफ़ी घूमा हूँ, दाएं बाएं इधर उधर मैंने यह देश छान मारा, और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो, जो चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श और इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे, जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते, जो इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। और इसलिए ये प्रस्ताव रखता हूँ कि हम इसकी पुरानी और पुरातन शिक्षा, मतलब जो हमारी पुरातन शिक्षा थी, उस व्यवस्था को, उसकी संस्कृति को बदल डालें। क्योंकि अगर भारतीय सोचने लग जाएंगे कि जो भी विदेशी और अंग्रेजी हैं वह अच्छा है और उनकी अपनी चीज़ों से बेहतर है, तो वो अपने आत्म गौरव, आत्म सम्मान और अपनी ही संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, एक पूर्ण रूप से गुलाम भारत। ये है लॉर्ड मैकाले, जिसे कहा जाता है थॉमस बेबिंगटन मैकाले के शब्द, जो कि ब्रिटेन की संसद में भारत के खिलाफ उसने कहा था। कई बंधु इस भाषण की पंक्तियों को कपोल कल्पना मानते हैं, मतलब ये सिर्फ कल्पना है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैकाले ने, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये कपोल कल्पित पंक्तियाँ हैं तो इन काल्पनिक पंक्तियों का कार्यान्वयन कैसे हुआ? ठीक है, मैकाले की गद्दार औलादे इस प्रश्न पर बागले झांकती दिखती है और कार्यान्वयन कुछ इस तरह हुआ कि आज भी मैकाले व्यवस्था की औलादे सेकुलर भेष में यंत्र तंत्र भिखारी पड़ी है। अरे भाई, मैकाले ने क्या नया कह दिया भारत के लिए? सारी चीज़ें सत्य थी जो भी उसने कहा। हमारी आध्यात्मिक शक्ति, पुरातन संस्कृति इतनी ज़्यादा विकसित और अच्छी थी। भारत इतना संपन्न था कि पहले सोने चांदी के सिक्के चलते थे, कागज़ के नोट नहीं। धन दौलत की कमी होती तो इस्लामिक अतातिया श्वान और अंग्रेजी दलाल यहाँ क्यों आते? लाखों करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात ब्रिटेन भेजे गए, जिसके कारण आज भी है, मगर जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। और मैकाले का प्रबंधन ही है कि आज भी हम लोग दुम हिलाते हैं अंग्रेजी और अंग्रेजी संस्कृति के सामने। हिंदुस्तान के बारे में बोलने वाला सांस्कृतिक का ठेकेदार कहा जाता है और घृणा का पात्र होता है। शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा मैकाले का प्रभाव पड़ा था। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज की दिशा एवं दशा तय करती है। बहुत अच्छी लाइन है कि शिक्षा ही किसी भी एक समाज की दिशा और दशा को तय करती है। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वित्तीय रूप से संक्रमण काल से गुजर रही थी और ये संकट उसे दिवालियेपन की कगार पर पहुंचा सकता था, कंपनी का काम करने के लिए ब्रिटेन के स्नातक और कर्मचारी अब उसे महंगे पड़ने लगे थे। गवर्नर जनरल विलियम बेटिक भारत आया, जिसने लागत घटाने के उद्देश्य में अब प्रशासन में भारतीय लोगों के लिए प्रवेश के लिए चार्टर एक्ट में एक प्रावधान जुड़वाया कि सरकारी नौकरी में
धर्म, जाति या मूल का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ से मैकाले का भारत में आने का रास्ता खुला। जब अंग्रेज़ों के सामने चुनौती थी कि कैसे भारतीयों को उस भाषा में पारंगत करें जिससे कि वे अंग्रेजी के पढ़े लिखे हिंदुस्तानी गुलाम की तरह कार्य कर सकें, इस कार्य को आगे बढ़ाया जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने। 1858 में लॉर्ड मैकाले द्वारा इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। मैकाले की सोच स्पष्ट थी, जो कि उसने ब्रिटेन की संसद में बताया, जैसा ऊपर वर्णन किया अभी मैंने उसके ही शब्दों में। उसने पूरी तरह से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करने और अंग्रेजी, जिसे हम मैकाले शिक्षा व्यवस्था भी कहते हैं, शिक्षा व्यवस्था को लागू करने का प्रारूप तैयार किया। मैकाले के शब्दों में ही सुनिए, हमें एक हिंदुस्तानियों का ऐसा वर्ग तैयार करना है जो हम अंग्रेज शासकों एवं उन करोड़ों भारतीयों के बीच दुभाषिए का काम कर सके जिन पर हम शासन करते हैं। हमें हिंदुस्तानियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जिनका रंग और रक्त भले ही भारतीय हो, लेकिन वह अपनी अभिरुचि, विचार और नैतिकता और उनकी बौद्धिकता से अंग्रेज हो। और देखिए आज कितने ऐसे मैकाले व्यवस्था का नजायज़ श्वान रूपी संतानें हमें मिल जाएगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है और धर्मपिता मैकाले। इस पद्धति को मैकाले ने सुंदर प्रबंधन के साथ लागू किया। अब अंग्रेजी के गुलामों की संख्या बढ़ने लगी। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे वो अपने आप को हीन भावना से देखने लगे, क्योंकि सरकारी नौकरियों के ठाट उन्हें दिखते थे अपने भाइयों के, जिन्होंने अंग्रेजी की गुलामी स्वीकार कर ली और ऐसे गुलामों को सरकारी नौकरी की रेवड़ी बांटती थी। कालांतर में वे गुलाम अंग्रेज़ों की चापलूसी करते करते उन्नत होते गए और अंग्रेज की गुलामी ने स्वीकार वालों को अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। विडंबना ये हुई कि आज़ादी मिलते मिलते एक बड़ा वर्ग इनका गुलाम बन गया था, मतलब ये अंग्रेजी वगैरह सीखने के लिए, जो कि अब स्वतंत्रता संघर्ष भी कर रहा था। यहाँ भी मैकाले शिक्षा व्यवस्था चाल कामयाब हुई। अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि भारत में रहना असंभव हुआ तो कुछ मैकाले और अंग्रेज के गुलामों की सत्ता हस्तांतरण करके ब्रिटेन चले गए। मकसद पूरा हो चुका था। अंग्रेज गए, मगर उनकी नीतियों की गुलामी अब आने वाली पीढ़ियों को करनी थी। उसका कार्यान्वयन करने के लिए थे कुछ हिंदुस्तानी भेष में बौद्धिक और वैचारिक रूप से अंग्रेज नेता और देश के रखवाले। नाम नहीं लूँगा क्योंकि एडविना की आत्मा को कष्ट होगा। कालांतर में ये पद्धति विकसित करते रहे हमारा सत्ता के महानुभाव। इस प्रक्रिया में हमारी भारतीय भाषा गौण होती गई और हिंदुस्तान में हिंदी विरोध का स्वर उठने लगा। ब्रिटेन की बौद्धिक गुलामी के लिए आज का भारतीय समाज आंदोलन करने लगा। फिर आया उपभोक्तावाद का दौर और मिशनरी स्कूलों का दौर। चूँकि 2000 साल हमने अंग्रेजी की विशेष और भारतीयता को गौण मानना शुरू कर दिया था, तो अंग्रेजी का मतलब सभ्य होना, उन्नत होना माने जाने लगा था। मतलब जिसको भाई अंग्रेजी नहीं आती है वो बच्चा या वो इंसान सभ्य नहीं है, वो उन्नत कभी कर ही नहीं सकता। तो अंग्रेजी इतनी ज़्यादा नेसेसरी हो गई थी लोगों के लिए। हमारी पीढ़ियाँ मैकाले के प्रबंधन के अनुसार तैयार हो रही थी और हम भारत के शिशु मंदिरों को सांप्रदायिक कहने लगे, क्योंकि भारतीयता और वंदे मातरम वहाँ सिखाया जाता था। जब से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आई, उन्होंने अंग्रेज़ों का इतिहास दोहराना शुरू किया और हम सभी सभ्य बनने में, उन्नत बनने में लगे रहे। मैकाले की पद्धति के अनुसार अब आज वर्तमान में हमें नौकरी देने वाली ही अंग्रेजी कंपनियां, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ये कंपनियां शिक्षा व्यवस्था भी निर्धारित करने लगी और फिर बात वही आई कम लागत वाली, तो उसी तरह का अवैज्ञानिक व्यवस्थाओं बनाने जिससे कम लागत में हिंदुस्तानियों को श्रम व बुद्धि का दोहन हो सके। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ, कुकुरमुत्ते की तरह है इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थान, मगर शिक्षा पद्धति ऐसी है कि 1000 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्नातकों में से ये शायद 10 या 14 स्नातक ही रेडियो या किसी 19 स्नातक को ही रेडियो या किसी उपकरण की मरम्मत कर पाए। नई शोध तो दूर की कौड़ी है। अब ये स्नातक इन्हीं अंग्रेजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास जाते जाते और जीवन भर की प्रतिभा 1000 रुपये प्रति महीने पर गिरवी रख के गुलाम सा कार्य करते हैं, फिर भी अंग्रेजी की ही गाथा सुनाते हैं। अब जापान की बात करें तो
10वीं में पढ़ने वाला छात्र भी प्रयोगात्मक ज्ञान रखता है, किसी मैकाले का अनुसरण नहीं करता। अगर कोई संस्थान अच्छा है जहां भारतीय प्रतिभाओं का समुचित विकास करने का परिवेश है, तो उसके छात्रों को ये कंपनियां किसी भी कीमत पर नासा और इंग्लैंड में बुला लेती है, और हम मैकाले के गुलाम खुशियां मनाते हुए ही हमारा फला अमेरिका में नौकरी करता है। इस प्रकार मैकाले की एक सोच ने हमारी आने वाली शिक्षा व्यवस्था को इस तरह पंगु बना दिया कि न चाहते हुए भी उस गुलामी में फंसते जा रहे हैं। इस इंडियन एजुकेशन एक्ट की ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने यहाँ भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। उसके पहले भी कई अंग्रेज़ों ने भारत का शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेज़ों का एक अधिकारी था G.W. लिंटर और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया था। 1822 के आसपास की बात है कि ये लिंटर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता है, और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा था कि यहाँ 100% साक्षरता है। अब देखो, जब इतनी ज़्यादा मतलब सारे ही लोग शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे गरीबी आ ही नहीं सकती। इसीलिए सबसे पहले मैकाले ने भारत की रीढ़ की हड्डी मतलब शिक्षा को ध्वस्त करने का फैसला किया, तभी हमें गुलाम बनाया जा सकता था। उस समय जब भारत में इतनी साक्षरता है, और मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है, तो इसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा, और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लोग, शरीर से तो हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेजी पैदा होंगे। जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। और मैकाले का मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के लिए पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उसको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को कानूनी घोषित किया। इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर ख़त्म किया गया, उनमें आग लगा दी। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा पीटा, जेल में डाला। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल। और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में मतलब हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था, और ये गुरुकुल समाज के लोग मिल के चलाते थे, न कि राजा महाराजा। और इन गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जा सकती है, समझ रहे हो, निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को ख़त्म किया गया, और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानून घोषित किया गया। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगी कि मैकाले की पूरी जीवनी, क्योंकि एक वीडियो के अंदर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले सबसे पहले इंडियन के एजुकेशन के अंदर इसने अपना प्रभाव डाला, क्योंकि इसे पता था कि जब तक यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, जब तक इनके धर्म ग्रंथ ये लोग पढ़ते रहेंगे, तब तक इन्हें गुलाम बनाना नामुमकिन है। इसलिए सबसे पहले इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ो। इसलिए उसने 1850 में इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया, और उस तरीके से आज भी हम इसके एक तरीके से गुलाम बने ही हुए हैं। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।